नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिए। लेकिन कम से कम अगर आप 6वां क्लास देखने के लिए आए हैं तो पहले जाकर के 1 नंबर का क्लास ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम बताएं कि किस तरह से श्वसन होता है, श्वसन में कौन कौन से अंग हैं जो उसमें भाग लेता है और किस तरह से वायु का आदान प्रदान होता है। तो इसलिए आपको समझने में आसानी होगी इस क्लास को, तो इसके लिए आपको 1 नंबर देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं रेलवे के एग्जाम में जो भी पूछा गया है, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो या फिर आरआरबी जेई हो, किसी भी प्रकार का जो रेलवे का एग्जाम है उसमें जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन आया उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि रेलवे में जो है क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस का थोड़ा ज़्यादा डीप में पूछता है, तो इसलिए यहाँ से हम अगर समझ लेंगे तो किसी भी एग्जाम में ये रेलवे के बाकी एग्जाम में भी, यानी कि रेलवे को छोड़कर अन्य एग्जाम में भी काफ़ी आसानी से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु कोश जिसे एल्वियोलाई का कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य यानी क्या कार्य है। ये एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, देखिए वायु कोश को आपने सुना होगा एल्वियोलाई और साथ ही साथ कुपिका, आपने कुपिका नाम भी सुना होगा। तो कुपिका कह लीजिए, चाहे वायु कोश कह लीजिए, चाहे एल्वियोलाई कह लीजिए, ये वही होता है कि इस तरह से ट्रेकिया ट्रेकिया फिर ब्रोंकाई ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स और फिर लास्ट में जो कुपिका बनता है जहाँ पे गैस का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कुपिका का यानी कि वायु कोश का कार्य क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है भोजन के अवशोषण में सहायता करना। तो ये नहीं होगा। भोजन के अवशोषण में कौन सहायता करता है? छोटी आंत में जो माइक्रोविलाई यानी कि छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं वो भोजन के अवशोषण में भाग लेते हैं। एल्वियोलाई यानी कि वायु कोश नहीं। बी की बात करें रक्त को शुद्ध करने में, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि रक्त को शुद्ध करने के लिए जो है वो फेफड़ा है, जहाँ यहाँ पे रक्त को शुद्ध करने के लिए जो है हार्ट जो है वो पंप करता है और यहाँ पे आकर के फेफड़े में जो है रक्त में ऑक्सीजन मिलता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा कि एल्वियोलाई का ये कार्य नहीं है। भोजन को पचाने में मदद करना, तो ये भी भोजन के पचाने में मदद नहीं करता। ये छोटी आंत बड़ी आंत का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान को सतह प्रदान करना, यानी कि जहाँ पे गैस का आदान प्रदान हो उसके लिए कोई सतह तो चाहिए। इसीलिए सतह के माध्यम से ये एक गुब्बारे जैसी संरचना बनाता है जिसमें आकर के ऑक्सीजन ट्रैप हो जाता है और फिर वो नस के माध्यम से शरीर में पहुंच जाता है। और साथ ही साथ उसी नस से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो भी शरीर के एक तरह से कह सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ है वो इस एल्वियोलाई में ही आता है और यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है श्वसन के निःश्वसन के द्वारा। ठीक है, तो ये गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान के लिए सतह प्रदान करता है वायु कोश या फिर एल्वियोलाई। ठीक है, तो इसलिए इसका डी आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाते हैं। पेशी कोशिका जैसे हमारी मांसपेशी में जब हम ज़्यादा दौड़ लेते हैं या फिर कुछ ज़्यादा चल लेते हैं, जितना हम नॉर्मल दिन में नहीं चलते उससे अगर ज़्यादा चल लेते हैं तो हमारे पैरों में यानी कि लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। तो क्या कह रहा है पाइरूवेट विभाजित होकर के किस में विभाजित होता है। देखिए पाइरूवेट क्या है, सबसे पहले हमारे यहाँ बना था क्या, ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन वाला एक ग्लूकोज था, वो टूट गया था 3 कार्बन वाले 2 ये पाइरूवेट में। ठीक है, 6 कार्बन वाले एक ग्लूकोज 3 कार्बन वाले 2 पाइरूवेट में टूट गया। अब पाइरूवेट को टूटने के लिए ऑक्सीजन वहाँ उपस्थित नहीं है, तो इसलिए ये लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बी आंसर इसका सही है। जल और ऊर्जा की बात करें तो ये तो डायरेक्ट ही ग्लूकोज के टूटने से बन जाता है। एथेनॉल और ये CO2 ये भी डायरेक्ट टूटने से बनता है, ये सब नहीं होगा। यानी कि लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनता है जब पाइरूवेट टूटता है, इसलिए बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश में टूट जाते हैं। ये एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए कार्बनिक यौगिक जो है ये ग्लूकोज ये टूटता है एटीपी में, एटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि शरीर का ऊर्जा मुद्रा है। जिस तरह से हमारा मुद्रा क्या है, हमारा मुद्रा है रुपया, जिस तरह अमेरिका का मुद्रा है डॉलर, ब्रिटेन का है पाउंड, उसी तरह से जो शरीर का ऊर्जा मुद्रा है वो है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी इसी एटीपी का उपयोग करके शरीर में ऊर्जा बनता है, या कह सकते हैं कि ऊर्जा का रूप ही एटीपी है। तो इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो ग्लूकोज टूटने के बाद एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए ग्लूकोज के अणु
पायरुविक एसिड में टूटते हैं। अब बात करें कोशिका द्रव में, तो कोशिका द्रव में भी टूटता है और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी टूटता है। अगर अनॉक्सी शोषण होता है तो कोशिका द्रव में जाकर के टूटता है, ऑक्सी शोषण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर टूटता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि किस भाग में जाकर टूटता है। इसका कहने का मतलब है टूट करके किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है, तो वो हो जाएगा पायरुविक एसिड। जिससे अभी भी क्वेश्चन में जो हम पढ़े थे कि 6 ग्लूकोज के यानी कि एक ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन के अणु हैं वो टूट जाता है पायरुविक एसिड के 2 टुकड़ों में, यानी कि 3-3 कार्बन वाले अणु में। तो वही पूछ रहा है कि ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं, यानी कि टूटने के बाद किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है, तो वो हो जाएगा पायरुविक एसिड। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पायरुविक एसिड जो है ग्लूकोज के टूटने से बनता है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर रहा है जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया था 2014 में। देखिए जीवाणु जिसे आप बैक्टीरिया कहते हैं, तो बैक्टीरिया में श्वसन स्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा मीसोसोम। मीसोसोम ऑप्शन सी में दिख रहा है। देखिए मीसोसोम जो है वो जीवाणुओं का श्वसन स्थल है। जिस तरह से हम जैसे विकसित जीवों के लिए श्वसन स्थल कहाँ है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ श्वसन हो यानी ऑक्सी शोषण हो, और दूसरा है कोशिका द्रव जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहाँ पे O2 जो है नहीं होता है तब होता है, यानी कि अनॉक्सी शोषण जब होता है तो वो हो जाता है कोशिका द्रव्य में, और साथ ही साथ ऑक्सी शोषण होता है तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसी तरह से जीवाणु में अगर श्वसन की बात करें तो वो मीसोसोम में होता है, क्योंकि न तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और जो है एकदम अविकसित प्रकार की, क्योंकि जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव है, तो वहाँ भी जो है कोशिका भी ठीक से विकसित नहीं होता है। राइबोसोम भी जो है वो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आप जानते होंगे कि 70S और 80S प्रकार का 2 राइबोसोम होता है, जो कि विकसित यानी कि यूकेरियोटिक में पाया जाता है 80S प्रकार का है, और जो प्रोकैरियोटिक होता है यानी कि अविकसित जीव होता है उसमें 80S यानी 70S प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें राइबोसोम भी ढंग के नहीं पाया जाता है। एपिसोम क्या है, ये जो गुणसूत्र के निर्माण में मदद करता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही मात्र स्थान है मीसोसोम जहाँ पे जीवाणु जो है अपना श्वसन कर सकता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि गैस का आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।